वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और आपका स्वागत करता हूं निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जियोग्राफी में हम नदियों की सीरीज में आज लेकर आए हैं कावेरी नदी तंत्र, है ना। अभी तक हमने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर गोदावरी, कृष्णा कंप्लीट कर लिया है और आज हम आए हैं किसमें, कावेरी नदी तंत्र में। आपको कुछ बातें मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कावेरी नदी। ठीक है, यदि बात करें कावेरी नदी, हम बात करें तो जितना भी अपन दक्षिण का साम्राज्य पढ़ते हैं, अपन चोल डायनेस्टी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे चोल के अलावा अपन पढ़ेंगे बहुत सारी डायनेस्टी, जैसे मैसूर साम्राज्य पढ़ते हैं, अपन केरल में पढ़ते हैं जो साम्राज्य रहते हैं, इनका संबंध किससे है, अपना कावेरी नदी से। कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी का रहा है, जैसे महाजनपद काल में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे महाजनपद इसी नदी के किनारे क्या हुए, स्थित थे, ठीक इसी तरह दक्षिण में कावेरी नदी का महत्व आपका दिखाई देता है। दूसरी बात करते हैं हम, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर वर्षा का जल क्या होता है, रहता है। उसका कारण ये है कि यह दो मानसून का बारिश क्या करती है, प्राप्त करती है। एक मानसून जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तब कर्नाटक के क्षेत्रों में यह बारिश प्राप्त करता है, और जो लौटता हुआ मानसून आता है ठंड के महीने में, उसमें भी तमिलनाडु राज्य में बारिश होती है, जिस कारण इसमें वर्षा का जल क्या है, प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कावेरी नदी के तथ्य के बारे में। तो लगभग इस नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है, 805 किलोमीटर। कितनी है, 805 किलोमीटर। आप नोट करिएगा, अभी यहाँ लिखे दे रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो 805 किलोमीटर इसकी लगभग क्या है, लंबाई है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो यह 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। बात करते हैं अपवाह तंत्र, तो इसका अपवाह तंत्र दोस्तों कितना है, तो इसका अपवाह तंत्र लगभग आपका 87,900 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 87,900 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है, जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है। लगभग अपन देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य में इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो 56% भाग, जिसका टोटल 100% अपवाह एरिया होगा, उसका 56% भाग कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। 41% भाग कहाँ है आपका, कर्नाटक में, और लगभग 3% भाग कहाँ पे मिलता है आपको, केरल में मिलता है। अगर लिख दूं तो 50 आपका 6% भाग कहाँ है, तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, 41% कहाँ है आपका, कर्नाटक में, और 3% कहाँ है, केरल में। मतलब इसका अपवाह तंत्र कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। एक केंद्र शासित प्रदेश में भी इसका अपवाह तंत्र आता है, किसमें, पौंडीचेरी में, जो कि डेल्टाई भाग में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या हो गए, प्रमुख तथ्य हो गए। अब बात करते हैं कावेरी नदी के उद्गम की, कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो लगभग दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं, जितनी भी बड़ी नदियां हैं, सभी का उद्गम आपको पश्चिमी घाट में दिखाई देगा। तो इसका भी उद्गम आपको पश्चिमी घाट में दिखाई देता है। कर्नाटक राज्य का कुर्ग जिला है। कौन सा दोस्तों, कुर्ग जिला। कुर्ग जिला में एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये किसका भाग है, पश्चिमी घाट का ही भाग है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है तो अपन देखेंगे यह एक, इसमें एक डैम बना हुआ है, जिसका आपका नाम क्या है, अपन देखेंगे कृष्णराज सागर। कौन सा डैम बना है, कृष्णराज सागर डैम। बनाते चलिएगा आप साथ ही साथ, कृष्णराज सागर बांध, है ना। ये बांध काफी पहले बनाए गए थे। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो ये अपन कहाँ पहुँचते हैं, अपन पहुँचते हैं कर्नाटक के मैसूर जिले में, जहाँ पर यह शिव समुद्रम नामक क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। कौन सा दोस्तों, शिव समुद्रम। यहाँ पर नदियाँ 2 धाराओं में बढ़ती है और एक बीच में आपका क्या बनाती है, बड़ा सा टापू बनाती है। काफ़ी फेमस टापू है, आप सर्च करके इसका जवाब मुझे कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे।
यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात लगभग 100 फीट ऊंचा जलप्रपात है और यहाँ पर ये दो जलप्रपात एग्जैक्टली बनते हैं। इनके दो नाम हैं, एक नाम पड़ता है गगन चुक्की। क्या नाम पड़ता है? गगन चुक्की। तथा दूसरा नाम इसमें क्या पड़ता है आपका? 12 चुक्की। कौन सा चुक्की? 12 चुक्की। दो बनाते हैं। तो शिव समुद्रम के पास दो जलप्रपात है, गगन चुक्की और 12 चुक्की। इसके बाद आगे बढ़ती है तो ये नदी कहाँ प्रवेश करती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और जलप्रपात है, होगेनकल्ली जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? होगेनकल्ली जलप्रपात। ठीक है, तो ये किस में पड़ेगा आपका? तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। इसके बाद ये बढ़ती है तो एक बांध का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं मैटूर डैम। क्या बोलते हैं? मैटूर डैम। और जो डैम के पीछे झील बनती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेनली जलाशय। स्टेनली जलाशय। इसके बाद ये पठारी भाग से आती है कहाँ? मैदानी भाग में, और आगे डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम बात करें शिव समुद्रम के बारे में तो शिव समुद्रम जो परियोजना बनी, यह बनी कहाँ? 1902 में, और इसे भारत की पहली बड़ी परियोजना हम कह सकते हैं। तो भारत की पहली बड़ी परियोजना कौन सी थी? शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है आपका? कर्नाटक में। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो ये हो गए किसका? इसकी परियोजनाओं के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटा के मैं अब सहायक नदियों की बात करूंगा। साथ साथ दोस्तों बनाते जाइएगा ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना। पेन कॉपी अपने साथ रखिए। मैंने हर लेक्चर में बोला है पेन कॉपी अपने साथ रखिए और नोट्स आप बनाते चलिए। चलिए अब हम आते हैं इसकी सहायक नदियों से देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं ये आसपास के पर्वतीय भाग से निकलती हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि इसके दक्षिण में, इस नदी के दक्षिण में, इस एरिया में एक पर्वतीय गांठ है ना, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। इस पर्वतीय गांठ को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? तो अपन देखेंगे इस पर्वतीय गांठ को हम लोग अपन देखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गांठ बनती हैं। एक ऊपर, एक इसके दक्षिण बनती है और एक और दक्षिण बनती है। तो जो ये वाली है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है, तो इसको नीलगिरी नॉट भी बोलते हैं। फिर इसके नीचे आएंगे तो अपन देखेंगे अन्नामलाई नॉट मिलेगी। ठीक है, फिर नीचे इलायची पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो नीलगिरी पे क्या होता है? ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं और ये पर्वत श्रृंखलाएं काफ़ी विस्तृत हैं। यहाँ देखेंगे पलनी पहाड़ी है, फिर यहाँ पे भी कई पहाड़ियाँ हैं। ये काफ़ी एक बड़ा क्षेत्र है। और एक पहाड़ी देखेंगे कावेरी के उत्तर में, जहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मिलते हैं। यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला आपके मिलती है। मतलब अपन देखेंगे तो कावेरी नदी पश्चिमी भाग में कई पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, जबकि इसका पूर्वी भाग मैदानी भाग बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक नदियों की। तो इसकी जो सबसे पहली सहायक नदी देखेंगे वह उत्तर से आती है, जिसका नाम है हेमावती। कहीं कहीं हेमावती भी दिया रहता है या हेमावर्ती भी दिया रहता है। हेमावती कर्नाटक राज्य से ही क्या होती है? उद्गमित होती है पश्चिमी घाट से, और किससे मिलती है? आपका कावेरी नदी से मिलती है। इसके आगे उत्तर से आने वाली नदियों में अभी हम बात करेंगे, इसके बाद आएंगे दक्षिण की नदियों में। उत्तर से जब ये हेमावती नदी के बाद हम अगली नदी देखते हैं, तो अगली नदी जो इसमें आकर मिलती है उसका नाम है शिमशा। शिमशा आपका कर्नाटक पठार या बात करें पश्चिमी घाट में कई धाराओं के रूप में आपका बनती है। कई धाराएं हैं, फिर ये आके मिलती है किसके रूप में? शिमशा के रूप में। तो दूसरी नदी कौन सी है आपकी? शिमशा नदी, उत्तर से आने वाली नदियों में। तो हेमावती हो गई, शिमशा हो गई। तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी आके मिलती है अर्कावती नदी। अर्कावती नदी का उद्गम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमाई भाग से होता है। यहाँ पहाड़ की कई धाराओं से निकलती है कौन सी? आपकी अर्कावती नदी, और आकर मिलती है किसमें? कावेरी में। तो उत्तर से मिलने वाली तीसरी प्रमुख नदी कौन सी हो गई? अर्कावती नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर से मिलती हैं।
अब दक्षिण से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी हम देखेंगे लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी। सहायक नदियां ध्यान रखना है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी की क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से सहायक नदियां ली जाती हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 3 ऑप्शन गोदावरी से लेगा और एक कृष्णा नदी से ले लेगा, ठीक है। या क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक है, 2 नदियां गोदावरी की ले लेगा, एक कृष्णा की ले लेगा और एक किसका लेगा? आपका कावेरी नदी की, ठीक है। तो लक्ष्मण तीर्थ हमने देखा। लक्ष्मण तीर्थ के बाद अगली नदी आती है कब्बिनी नदी। कौन सी? कब्बिनी। तो दक्षिण से मिलने वाली नदियों में दूसरी कौन सी है? कब्बिनी नदी है। तीसरी नदी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, सुवर्णवती नदी। कौन सी दोस्तों? सुवर्णवती। सुवर्णवती ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी कॉमन हो जाता है, क्योंकि एक सुवर्ण रेखा नदी है, एक सुबंसिरी नदी है और एक सुवर्णवती नदी है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था सुवर्णवती और सुबंसिरी में, लोग कंफ्यूज हो गए थे। सुबंसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक है जबकि सुवर्णवती किसकी सहायक है? आपकी कावेरी नदी की सहायक है। इसके बाद हम देखेंगे एक नदी आती है, कौन सी? भवानी नदी, जो कि तमिलनाडु और अपन देखेंगे केरल के पहाड़ी भाग से निकलती है, भवानी नदी। भवानी नदी के बाद दक्षिण से मिलने वाली नदियों में दिखेंगे नोयल या नोइल नदी दिखाई देगी। नोयल या इसी को क्या बोलते हैं? नोइल नदी। और तीसरी नदी है अमरावती नदी, जिसके किनारे प्रमुख प्राचीन शहर अमरावती स्थित है। तो ये हो गई इसकी प्रमुख नदियाँ। इसके अलावा कुछ और नदियाँ हैं, जैसे लोक पावनी नदी हो गई है आपकी, ठीक है, नक्शे पे नहीं बनाया हूँ, आप शो कर सकते हैं लोक पावनी। तो ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियाँ हो गई। आप ध्यान से नक्शा बना लीजिएगा सहायक नदियों का और ध्यान रखिएगा सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में, ठीक है। तो कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों में सबसे पहला शहर आता है कौन सा? मैसूर, है ना। मैसूर डायनेस्टी हम पढ़ते हैं। मैसूर वैसे तो संबंध हम देखते हैं टीपू सुल्तान पर, वो बहुत बाद में है, बहुत पहले इतिहास में जाएंगे अपन तो मैसूर अपन को दिखाई देगा। वर्तमान में भारत के जीवित बात करें डायनेस्टी जहाँ पर अभी भी राजा माने जाते हैं, उनमें से मैसूर का भी नाम आता है। काफ़ी प्रसिद्ध और ये रिच डायनेस्टी थी, है ना। मैसूर आपका इस क्षेत्र में पड़ेगा। मैसूर के राजाओं ने कावेरी नदी पर कई जल परियोजनाओं का निर्माण कराया था। मैसूर के बाद दूसरा देखते हैं, अपना प्रमुख शहर आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली को हम त्रिची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिची। और यह कहाँ स्थित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली फेमस है मेनली अपन देखेंगे एक मंदिर के लिए जिसका नाम है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है। तो कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर। और बात करेंगे तो इस मंदिर का निर्माण भी आपका पहले राजाओं ने कराया था। अभी हम फिलहाल मंदिरों पे नहीं, जियोग्राफी पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मंदिरों के बारे में हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे एक वीडियो भारती मैडम का मंदिरों पर बना है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे प्रमुख शहर की बात करेंगे तो तंजावुर। तंजावुर या हम इसे कह सकते हैं तंजौर। ये भी आपका किसके किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तंजावुर मेनली फेमस है बृहदीश्वर मंदिर के लिए। दोस्तों कौन सा मंदिर है यहाँ? बृहदीश्वर मंदिर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा कराया गया था। और मेनली बात करें तो बृहदीश्वर मंदिर को हम अपन देखेंगे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद चौथी प्रमुख सिटी है नागापट्टिनम।
नागापट्टिनम का महत्व इन सब में सबसे ज़्यादा है क्योंकि नागापट्टिनम तमिलनाडु में स्थित क्या है, एक बंदरगाह है ना। इतिहास में हम जब प्रमुख बंदरगाह पढ़ते हैं तो नागापट्टिनम का भी नाम आता है। तो नागापट्टिनम कहाँ, तमिलनाडु में कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित है। इसके बाद बात करें कराईकल, जो पौंडीचेरी का एक भाग है कराईकल, वो भी इसी कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कराईकल किसके डेल्टा में है, कावेरी नदी के। इसके बाद बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम आपका कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। जैसे ही कावेरी नदी उद्गमित होती है इसके थोड़ी आगे आपको श्रीरंगपट्टनम मिलेगा। और श्रीरंगपट्टनम फेमस है क्योंकि वहां पर स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों, ये जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं ये सब द्रविड़ियन शैली में है ना, जिसको अपन क्या कहेंगे, दक्षिण भारतीय शैली। अपन नागर, बेसर व द्रविड़ शैली पढ़ते हैं। नागर शैली आपका कहाँ हो गई, उत्तर भारत की शैली हो गई, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है उसे अपन क्या कहते हैं, बेसर शैली। तो द्रविड़ शैली में मुख्यतः होती है क्योंकि इसमें जो मंदिर के शिखर होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं और उनका आकार कुछ इस तरह रहता है। किस तरह रहता है, इस तरह। मंदिर के जो आपके क्या होते हैं, शिखर होते हैं। ये कई किस्में होते हैं, तल में होते हैं, है ना, इनको हम गोपुरम भी कहते हैं। तो रामनाथ स्वामी कहाँ मंदिर स्थित है आपका, श्रीरंगपट्टनम में। इसके अलावा एक और प्रमुख शहर है सलेम। सलेम मेनली फेमस है आपका किस लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए। स्टील प्लांट में है सनेल। जैसे ही हम स्टैनली जलाशय के पास जाएंगे अपन को क्या दिखाई देगा, सलेम नजर आएगा। ठीक है, तो सलेम ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए कृष्णा नदी के किनारे स्थित, कृष्णा कह रहा हूँ, कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जियोग्राफी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी के जियोग्राफिकल एरिया की। तो हम थोड़ा सा बात करें कि देखिए कावेरी नदी जब यहाँ से निकलती है तो पहाड़ी भाग में आती है, फिर यहाँ पठारी भाग में आती है और लास्ट में क्या बनाती है, मैदानी भाग, डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी का जो फ्लो है, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वो बहुत धीमा है। वो इतना धीमा है कि अपन देखेंगे जब ये लास्ट में पहुँचेगी तो एक बहुत चौड़े डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है ना। तीसरी बात अपन बात करेंगे, कावेरी नदी काफ़ी प्राचीन नदियों में से है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड है, दक्षिणी भूखंड है, गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि अति प्राचीन क्या है, आपकी संरचना है। तो यहाँ की जो नदियाँ आ गई हैं उसको हम कह सकते हैं बुजुर्ग नदियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने तल को क्या कर लिया है, प्राप्त करने वाली हैं। हो सकता है आने वाले सालों में, साल मतलब ये नहीं कि 2-3 साल, 1000 सालों में ये नदी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, इनका फ्लो रुक जाए और ये अपने अस्तित्व को खो दें। कारण देखिए क्या है कि जब एक नदी बहती है तो देखिए ये मान लीजिए क्या है, आपका पृथ्वी का तल है और इसी के थोड़ा नीचे से क्या है, आपका समुद्र का तल है। अब जब नदियाँ निकलती हैं तो पहाड़ी भाग से क्या होती हैं, निकलती हैं, जैसे यहाँ से निकली। और नदियाँ 2 तरह का कटान करती हैं, एक अपने दोनों किनारों पे कटान करती हैं और एक तल पे कटान करती हैं। जब ये तल पे कटान करती हैं तो ये यहाँ की मिट्टी काटती हैं। तो मान लीजिए 100 सालों में नदी ने इतना काटा, अब ये फ्लो थोड़ा नीचे हो गया, फिर 100 सालों में और काटा और फ्लो नीचे, फिर और फ्लो नीचे। ऐसा करते करते ये समुद्र लेवल के बराबर पहुंच जाएंगे। जब समुद्र लेवल के बराबर पहुंच जाएंगे तो इनका फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ढाल नहीं मिलेगा तो पानी बहेगा कैसे। जब पानी बहना बंद हो जाएगा तो नदियां क्या हो जाएंगी, आपकी समाप्त हो जाएंगी। जैसे हम एक प्रकार से सरस्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं कि ये नदी सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमें नजर आती है, उसके बाद देखते हैं ये नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं जब नदियाँ अपना तल प्राप्त कर लेती हैं तो उनका प्रवाह बंद हो जाता है और वो क्या हो जाती हैं, एक प्रकार से कहें डेड अवस्था में आ जाती हैं। तो दक्षिण की नदियाँ ज़्यादातर क्या हो रही हैं, अपने तल के करीब पहुँचने वाली हैं, जिस कारण इनका फ्लो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है।
कावेरी नदी का इम्पोर्टेंट दक्षिण भारत में कृषि के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। कारण ये है कि तमिलनाडु के भाग में जितनी भी कृषि होती है, अपन देखेंगे गन्ना की कृषि, केला की कृषि, चावल की कृषि, सब कृष्णा और उसकी सहायक नदियों के डेल्टा में होती है। तो वो सिंचाई का जल कहाँ से प्राप्त करेंगी? आपका कावेरी नदी से करेंगी। अब कावेरी नदी में यदि जल की मात्रा नहीं रहेगी तो वहाँ पर सिंचाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की इसीलिए प्रमुख नदी क्या है? आपका कावेरी है, या दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान में जो इम्पोर्टेंट गंगा नदी का है, क्योंकि गंगा नदी से जो निकलने वाली नहरें हैं जो सिंचाई करती हैं, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सी है आपकी कावेरी नदी है, ठीक है। फिर दूसरी बात करें, कावेरी नदी के डेल्टा में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर काली मिट्टी भी मिलती है, लाल मिट्टी भी मिलती है और जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है। अपन देखते हैं कि जो इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपको काली मिट्टी का क्षेत्र कुछ दिखाई देगा। फिर तमिलनाडु वाला पूरा क्षेत्र लगभग आपको इसके किनारे कौन सी दिखाई देगी? लाल मिट्टी दिखाई देगी, रेड सॉइल। और जो ये डेल्टा बना रही है यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी? जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगी, ठीक है। लाल मिट्टी वैसे चावल की खेती के लिए उपजाऊ रहती है, ठीक है। अब इसी चावल उत्पादन के कारण ही, क्योंकि कावेरी नदी के किनारे किनारे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर साल में 2 से 3 बार चावल की कृषि करनी जाती है। इसीलिए जो कावेरी नदी का डेल्टा है उसे हम क्या बोलते हैं? साउथ राइस बॉल, ठीक है। राइस बाउल, राइस मतलब चावल, बाउल मतलब कटोरा, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, है ना। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं किसको? कावेरी नदी के बेसिन को। फिर कावेरी नदी को लेकर 2 राज्यों में बहुत ज़्यादा क्या रहता है? डिस्प्यूट रहता है, विवाद रहता है। किसका? आपका कर्नाटक और तमिलनाडु का, है ना। कारण क्या है कि जो पानी है वो कहाँ से आता है? आपका कर्नाटक क्षेत्र से। बारिश का पानी यहाँ से क्या होता है? कलेक्ट होता है और फिर तमिलनाडु राज्य में पहुँचता है। अब क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पर कई डैम बना रखे हैं कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, तो ये डैम क्या कहते हैं? क्लोज करके रखते हैं। जब इनको पानी की ज़रूरत होती है तब ये डैम खोलते नहीं हैं, और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती तब क्या करते हैं? डैम खोल देते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और फसल बर्बाद हो जाती है। तो इन दोनों राज्य सरकारों में क्या चलता रहता है? विवाद। भारत का सबसे पुराना विवाद देखेंगे तो कावेरी नदी जल विवाद है, जो कि आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय सरकार आपका नदी ट्रिब्यूनल बनाकर इसको विवाद को सॉल्व करने की कोशिश कर रही, पर नहीं हो पाता। उसका एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग क्षेत्रीय सरकारें हैं, कोई एक केंद्रीय सरकार नहीं है। आप कर्नाटक में देखेंगे तो अलग राज्य सरकार रहेगी और तमिलनाडु में अलग राज्य सरकार रहेगी। इस कारण कुछ राजनीतिक मुद्दा भी ये बन जाता है, जिस कारण कावेरी नदी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाता है। अब तक कई ट्रिब्यूनल गठित किए जा सके हैं, आपका कई पैनलिस्ट बन चुके हैं, कई सरकारी रिपोर्ट आ चुकी हैं, पर राज्य सरकारें उन आदेशों को क्या कर देती हैं? खारिज कर देती हैं, मानती नहीं हैं। यहाँ तक कि कोर्ट के निर्देश को भी ये लोग नहीं मानते हैं। तो भविष्य में हो सकता है कावेरी नदी जल विवाद निपटाया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो आज ये था हमारा क्या? कावेरी नदी तंत्र। लगभग हमने बड़े नदी तंत्र देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम छोटे छोटे नदी तंत्र में आएंगे। जैसे अपन अभी नर्मदा बचा है, फिर अपन देखेंगे महानदी तंत्र बचा है, फिर अपन देखेंगे लूनी नदी तंत्र बचा है, ठीक है। ये 3 और बड़े नदी तंत्र हैं। फिर छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कुछ केरल की नदियां हैं। फिर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो कि उड़ीसा में है, जैसे महानदी है, सुवर्ण रेखा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम नदियों को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। हम सारी नदी कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नदियों में से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या नदियों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। साथ में बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।